नमस्कार, मैं वर्षा अग्रवाल संवाद इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपकी खास मुलाकात दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री वीरेंद्र कादियान जी से करवाने जा रहे हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, सबसे पहले तो मैं आपके पॉलिटिकल करियर के बारे में जानना चाहूँगी कि आपका पॉलिटिकल करियर कैसे स्टार्ट हुआ सर? मैं एयरफोर्स में था पहले। जी। एयरफोर्स के दौरान जब अन्ना हजारे जी का मूवमेंट चला हाँ जी। 2012 में, मैं उसमें शामिल हुआ और मैं रेगुलर मूवमेंट में जाता था रामलीला मैदान पे। जी। उसके बाद अरविंद जी ने आम आदमी पार्टी का गठन किया और मैं फाउंडर मेंबर हूँ, राष्ट्रीय परिषद का सदस्य हूँ पार्टी का। मुझे कैंट विधानसभा की जिम्मेवारी दी गई, मुझे स्टेट में भी जिम्मेवारी दी गई और फिर मैंने एक इलेक्शन लड़ा काउंसलर का पिछली बार। तो 2020 में मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। उससे पहले मैं जब स्टूडेंट था उस दौरान मैंने काफ़ी एक्टिवनेस थी मेरी पॉलिटिकल इसमें, और हम लोगों ने उस टाइम पे जो मनपसंद के कैंडिडेट को हम बनाया करते थे, अगर भाई इसका हम सपोर्ट करते थे, उनको जिताने की कोशिश किया करते थे। यहाँ पे बार के चुनाव होते हैं, मैं बेसिकली एडवोकेट हूँ, और जब कोर्ट में चुनाव होते हैं, चाहे द्वारका कोर्ट के 2-3 बार के चुनाव मैंने उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और हमारे कैंडिडेट का मतलब मैनेज भी किया उसको। फिर बीसीडी के चुनाव हुए, तो बार के चुनाव में और ये चुनाव में मैं एक्टिव हूँ। समाज सेवा के तौर पर एक्स सर्विसमैन के लिए मैंने बहुत काम किया, उनकी विडोज़ के लिए मैंने बहुत काम किया। तो एक्स सर्विसमैन जितने भी ग्रुप हैं, एसोसिएशन हैं, तो हमने एक दिल्ली एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन नाम की एक संस्था बना रखी है, जिसमें दिल्ली में रहने वाले पूर्व सैनिक जो हैं उनकी जो भी समस्या होती है उसके निदान के लिए हम काम करते हैं। बाहर के जितने भी हमारे दिल्ली एनसीआर और पूरे हिंदुस्तान से जो भी एक्स सर्विसमैन, उनकी विडोज़, तो जो काम हम संस्था के द्वारा करा पाते हैं वो कराते हैं, नहीं तो मैं कोर्ट से उनको राहत दिलाने का काम करता हूँ। तो इस तौर पर मैं हमारा जो जाट सभा है तो उसमें भी मुझे हर जगह बुलाया जाता है। तो ये मेरा एक प्रकार से राजनीति में या समाज में मेरा योगदान हर उसमें रहता है, चाहे वो समाज की बात हो, चाहे एक्स सर्विसमैन की बात हो, चाहे क्षेत्र की बात हो। हम सब को साथ लेके, सबसे मिलके उनकी भावनाओं के अनुरूप काम करते हैं। सर, आपका पॉलिटिकल करियर काफ़ी लंबा रहा है सर। जैसे कि आपने अभी बताया कि आपने वीडियोज़ के लिए काफ़ी कुछ किया है सर। बिल्कुल। तो थोड़ा सा हम भी जानना चाहेंगे सर इसके लिए कि आपने वीडियोज़ के लिए क्या क्या कार्य किए हैं सर? अब जैसे देखिए, जो सैनिक होते हैं, मान लो लड़ाई के दौरान वो शहीद हो गए, या कोई और कर्मचारी है जो शहीद हो गया, या अपना या वैसे किसी की डेथ हो गई, तो जागरूकता हमारे देश में कम है, क्योंकि पढ़े लिखे ज़्यादा न होने की वजह से और कानून और जो रूल रेगुलेशन का अभाव, ज्ञान का अभाव होने की वजह से वो दर दर की ठोकरें खाते हैं। तो जो कानून में और जो केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारों ने जो उनकी सुविधा के लिए जो प्रावधान कर रखे हैं, वो उनको दिलाना, उनको सही समय पर पेंशन दिलाना, उनको रिटायरमेंट बेनिफिट दिलाना, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए काम करना, तो ये सारी चीज़ों में हम उनको जागरूक करके, उनको बता के, उनके फार्म भरवा के और अप्रोप्रिएट जो अथॉरिटी है वहाँ पर पहुँचा के उनका काम करते हैं। नहीं करते तो फिर हम कोर्ट में करते हैं। मैं विडोज़ का केस वैसे भी फ्री लड़ता हूँ। ओके। तो सर, जैसे आपने बताया कि वीडियोज़ के लिए आप काफ़ी कुछ कर रहे हैं कि उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए, पेंशन के लिए। तो जो पेंशन व्यवस्था है गवर्नमेंट की साइड से, तो जैसे सीनियर सिटीजन्स को मिलती है पेंशन सर, विडो पेंशन होती है, जो फिजिकली डिसेबल है उनको पेंशन मिलती है। तो आपने जैसे विडोज़ के लिए काम किया, तो विडोज़ को टाइमली पेंशन वगैरह मिलती है सर, ताकि वो अपनी फैमिली एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर पाए सर, उसमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े उनको? जो अभी मेरे विधायक बनने के बाद जो हमारे क्षेत्र में विडो पेंशन की बात आती है, जी। तो वो तो हम कर ही रहे हैं। अगर किसी को दिक्कत आती है तो हम एजेंट्स जो अपने सरकारी विभाग के लोगों को बता के और यहाँ से बंदा भेज के जो भी कागजी कार्रवाई करके और उसको फ़ोन ऑन करके हम काम कराते हैं। लेकिन मैं जो बात कर रहा था वो ये कह रहा था, पूर्व सैनिकों की जो विडोज़ हैं, अच्छा, जो सैनिक रहे हैं उनकी विडोज़ हैं, जो लड़ाई के दौरान शहीद हो गए उनकी विडोज़ हैं, या कोई सरकारी कर्मचारी ऐसा है, बेल्ट फोर्स का आदमी है, उनकी विडोज़ हैं, उनके लिए हमने काफ़ी काम किया। अब हमारी सरकार तो काम कर ही रही है विडोज़ के ऊपर। विडोज़ को तो हम वैसे ही
समय पर पेंशन दिलाने का काम करते हैं। कोई दिक्कत आती है तो उसकी समस्या का निवारण करते हैं। तो जो पूर्व सैनिक है आप उनकी विडोज़ के लिए भी काम करते हैं, और बिल्कुल जो जैसे एक नॉर्मल सिटीजन है सर, तो उन विडोज़ के लिए भी आप काम करते हैं बिल्कुल, सर, कि उनको पेंशन वगैरह की व्यवस्था करवाते कोई भी किसी प्रकार की सुविधा हो उसको देते हैं। हैं। ओके। तो सर पेंशन से रिलेटेड ही मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे जो सीनियर सिटीजन्स की पेंशन होती है सर, तो पीछे एक काफ़ी कंट्रोवर्सी रही सर कि सीनियर सिटीजन्स को पेंशन नहीं मिल पा रही है सर, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे सर? देखिए, ये जो एलजी साहब हैं, इन्होंने हर काम में दिल्ली की जो सरकार कर रही है उसमें अड़ंगा लगाना शुरू कर रखा है। और जो अधिकारी हैं, जो आईएएस अफसर, सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी हैं, वो उनका कहना मानकर उनको अड़ंगा लगाते हैं, उन चीज़ों को रोकने का काम करते हैं। 3 महीने तक उनकी पेंशन नहीं आई, वो खींचतान के चक्कर में पेंशन नहीं आई। अदरवाइज कोई दिक्कत आती नहीं है, आती है तो उसका हम निपटारा करते हैं। तो अभी क्या सर, अब रिलीज होगी वो पेंशन। अब रिलीज हो चुकी है जी सर? जी। ओके। तो जो फिजिकली डिसेबल है, मतलब कि ओवरऑल जो भी हाँ, पेंशन अब व्यवस्था पेंशन है। आ रही है। बीच में 3 महीने रुक गई थी, वो सिर्फ आपस की खींचतान के कारण जो अधिकारियों ने जो एलजी महोदय के आदेश के तहत रोकने का काम किया था, उसको सब अब सेटल हो गए। सर जैसे आप दिल्ली कैंट के क्षेत्र के विधायक हैं सर, जी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि सर आपने अपने क्षेत्र में जो प्राइमरी एजुकेशन है सर, प्राइमरी एजुकेशन है, K-12 एजुकेशन है, तो उसके क्षेत्र में क्या विकास किया है सर? दिल्ली कैंट विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है, ये दिल्ली का सबसे डेवलप क्षेत्र है। जी। यहाँ पे 2 म्यूनसिपलिटी हैं, एक एनडीएमसी है न्यू, जिसका मैं सदस्य भी हूँ, और दूसरी कैंटोनमेंट बोर्ड है, जिसका मैं स्पेशल इन्वाइटी हूँ। तो 2 म्यूनसिपलिटी हैं, दोनों ही म्यूनसिपलिटी में पैसे की कोई कमी नहीं है। एनडीएमसी के अलग स्कूल हैं, वहाँ के अटल आदर्श विद्यालय हैं और स्कूल हैं। यहाँ पे आर्मी स्कूल हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, दिल्ली को सरकार के स्कूल हैं, दिल्ली छावनी परिषद के स्कूल हैं, प्राइवेट एडेड स्कूल हैं, गुरुद्वारा स्कूल है, मंदिर स्कूल है। तो यहाँ पे स्कूलों की कमी नहीं है, बल्कि बाहर से लोग यहाँ पे आते हैं और स्कूलों में दाखिला लेते हैं। यहाँ पढ़ाई का स्तर इस क्षेत्र में बहुत अच्छा है। ओके। और सर हायर एजुकेशन के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे सर? हायर एजुकेशन में मैं मोतीलाल नेहरू कॉलेज में मॉर्निंग इवनिंग में कई साल तक ट्रेजरर रहा हूँ गवर्निंग बॉडी में। हमने वहाँ पे काफ़ी काम किया। हमने वहाँ पे बिजली की व्यवस्था कराई, हमने वहाँ पानी की व्यवस्था कराई, क्योंकि इवनिंग कॉलेज में दिक्कत होती थी। और करीब करीब 1.5 करोड़ रुपया जो ज़्यादा उन्होंने इन सब कामों के लिए बता रखा था, उसको कम खर्चा करके हमने सारी व्यवस्था कर 1.5 करोड़ रुपये बचाया। एसी लगवाया लाइब्रेरीज में, वहाँ का गंद साफ़ कराया, बिल्डिंग को साफ़ कराया, तो बहुत से हमने वहाँ काम किए। यहाँ पे हायर एजुकेशन का एज सच दिल्ली गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ नहीं है, सिर्फ आर्मी का एक मेडिकल कॉलेज है, आर्मी मेडिकल कॉलेज दिल्ली के टाउनशिप में। एक हमारा कॉलेज है DCS, वो नेताजी नगर में पड़ता है। सर इसके बाद हम आपसे ना ये जानना चाहेंगे कि जैसे आम आदमी पार्टी है, तो आपने अपने क्षेत्र में कितने मोहल्ला क्लिनिक्स इस्टेब्लिश किए हैं सर? हमारे यहाँ पे 2 मोहल्ला क्लिनिक हैं, हमारे यहाँ पे 2 बड़े अस्पताल हैं। इनफैक्ट 2 आर्मी के अस्पताल हैं, RR हॉस्पिटल और बेस हॉस्पिटल। उधर चरकपालिका हॉस्पिटल है, वो भी हमारे क्षेत्र में आता है। इधर दिल्ली कैंटोन बोर्ड का जनरल हॉस्पिटल है, वो है। CGH डिस्पेंसरी है, और बाकी छोटे छोटे डिस्पेंसरी और भी हैं जो NDMC के क्षेत्र में है। मोहल्ला क्लिनिक के लिए हमने अभी कर रखी है, जो कैबिन में जो मोहल्ला क्लिनिक आता है ना, वो उसमें आता है, वो हम लगवाने के उसमें है। हमने जेड़ा गांव में अभी कैंटोन बोर्ड की क्लिनिक है, नैना में क्लिनिक है। तो जेड़ा गांव में हमने एक पॉली क्लिनिक पास कराया था, सारी चीज़ें हो गई थी, लेकिन वो रक्षा मंत्रालय के अधीन होने के कारण बाद में लास्ट मोमेंट पे उन्होंने अभी काम रोका हुआ है। देखते हैं, हम काम कोशिश कर रहे हैं उसको कराने की। सर जैसे आपने बताया कि आपके क्षेत्र में 2 मोहल्ला क्लिनिक है, तो लेकिन अभी तक जो पॉलिसी बनी थी सर आम आदमी पार्टी की, तो उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं लगता कि एरिया वाइज 2 मोहल्ला क्लिनिक, मतलब कि जो नंबर्स हैं वो बहुत ही कम है सर? मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे अस्पताल बहुत ज़्यादा है, सरकारी अस्पताल। एक दूसरी बात क्या है, ये रक्षा मंत्रालय की भूमि है जी। उधर, जो बाकी बचा है वो गृह मंत्रालय का वो है। हाँ जी। तो यहाँ पे रक्षा मंत्रालय भूमि होने के कारण हमने
जो मोहल्ला क्लिनिक के लिए कोशिश करते हैं तो उसमें दिक्कत आती है एनओसी मिलने में। ये दोनों मोहल्ला क्लिनिक हमने पीडब्ल्यूडी का जो रोड है, रोड साइड में बढ़ा रखे हैं, और बाकी 1 2 3 मोहल्ला क्लिनिक का ऑलरेडी हमने सर्वे करा लिया है, 1 पॉली क्लिनिक पास करा लिया है। मैंने बताया जैसे 2 हॉस्पिटल हैं यहाँ पे बड़े, जिसमें पूरी दिल्ली के लोग आते हैं। चरकपाली का हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, एनडीएमसी का, मोती बाग में ही है हमारे क्षेत्र में। ये कैंटोनमेंट बोर्ड हॉस्पिटल है, यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, काफ़ी सुविधाएं हैं। तो अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे अस्पतालों की और डिस्पेंसरी वगैरह की क्लिनिक्स हैं, तो दिक्कत इतनी नहीं है। कि लोगों को इतनी ऐसी नहीं, कोई लोग बाहर से आते हैं यहाँ पे, प्रॉब्लम लोग बाहर से आते हैं। सर, ये जो मोहल्ला क्लिनिक आपने इस्टेब्लिश किए, या आप अपने क्षेत्र में जो लोग आपके पास आते हैं, तो ये जो मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, तो इसके अंदर आप स्टाफिंग वगैरह को कैसे मैनेज करते हैं सर? यहाँ पे 2 मोहल्ला क्लिनिक है, दोनों मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर हैं, वहाँ पे लैब टेक्नीशियन हैं और सफाई कर्मी हैं, दवाइयों के लिए भी बंदा है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। क्योंकि यहाँ एक नांगल गांव में, पुरानी नांगल पे लगा रखी है हमने, एक महराम नगर गांव में लगा रखी है। सर, जैसे ये मोहल्ला क्लिनिक आप चलाते हैं, तो मोहल्ला क्लिनिक को चलाने के लिए पर मोहल्ला क्लिनिक आपको कितना बजट वगैरह मिलता है सर, ताकि आप सारी ये सेंट्रलाइज दिल्ली सरकार चलाती है। सेंट्रलाइज दिल्ली सर, ओके। सर, आपके पास जैसे यहाँ की जो पब्लिक है वो किस तरह के मुद्दे लेके आती है, उनको क्या परेशानियों का क्या प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी पड़ती हैं सर उनको? देखो, दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र में बताऊं कि पूरी दिल्ली में सबसे बेस्ट अगर जगह है तो यही है। यहाँ पे अगर आप जैसे एंट्री करते हो, प्रदूषण भी 2% कम है। हाँ जी। ठंडा सा लगेगा आपको, रोड साफ सुथरे हैं, सारे रोड बने हुए हैं। नहीं, वो तो हमने देखा सर, देख लिया। रोड लाइट की दिक्कत नहीं है, पानी की दिक्कत नहीं है, वो तो देखा। यहाँ कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पहले जो दिक्कतें थी वो हमने ठीक कर दी। दिल्ली सरकार द्वारा हमने मीठा पानी मुहैया करा दिया। पहले मीठा पानी नहीं था यहाँ पे गाँव में, सदर बाजार में, गोपीनाथ में, तो मीठा पानी भी आ रहा है। आर्मी एरिया में पानी बढ़वाया हमने। और यहाँ पे 2 झुग्गियाँ हैं जो जिनकी बड़ी समस्या है, किरी प्लेस और बरासखेर, जहाँ पर आज भी लाइट नहीं है। अच्छा। उनके लिए मैंने विधानसभा में कई बार मुद्दा उठाया है, पत्राचार भी किया, रक्षा मंत्री जी को भी कई बार लिखा है। तो वहाँ पे आर्मी लैंड होने की वजह से वो एनओसी नहीं देते। तो मुझे सबसे बड़ा दुख जो होता है वो यही होता है कि इन दोनों झुग्गियों में लाइट नहीं है, और दोनों इस ऐसे क्षेत्र में है जो कि बहुत ही शानदार क्षेत्र है। तो उनमें लाइट लगाने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। अगर वो लग जाती तो मुझे बहुत खुशी होती है। हालांकि मैंने वहाँ पे 2 शौचालय बनाए हैं, वहाँ 2 ट्यूबवेल लगाए हैं जो पहले नहीं थे। तो शौचालय की व्यवस्था की है, ट्यूबवेल लगाने की व्यवस्था की है, परंतु लाइट की व्यवस्था एनओसी मिलने के बाद होगी। मैंने अभी भी पत्र लिखा है माननीय रक्षा मंत्री जी को, तो ये एक बड़ी समस्या है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आपने रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड की है लाइट्स वगैरह लगवाने के लिए झुग्गी में, तो ये मतलब कि आपको क्या लगता है कि ये कब तक हो जाएगी सर, जैसे आप कार्यरत ये पिछले 25 साल से लाइट नहीं है। 25 साल? तो अभी जब मैं विधानसभा में 2 बार उठा चुका हूँ इसको, और मैंने पत्राचार कई बार कर चुका हूँ। मैं अभी भी इस कोशिश में हूँ। अगर कुछ कारणवश नहीं हो पाई, मान लो रक्षा मंत्री जी उसको परमिशन न दें, तो फिर मैंने इसका अल्टरनेट ढूंढा है कि मैं सोलर लाइट लगवाऊंगा। पहले भी सोलर लाइट लगवाने की कोशिश की थी, परंतु रोक दिया गया था। परंतु अब मैं वचनबद्ध हूँ कि इनको किसी न किसी रूप में बिजली मुहैया कराऊंगा। क्योंकि आपने उनको प्रोमिसेस किए हुए हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल, अल्टीमेटली किसी तरह सर उनको फैसिलिटी तो प्रोवाइड करवानी चाहिए। बिल्कुल करानी चाहिए, और मैं कराने के उसमें हूँ। परंतु कुछ चीज़ें मेरे भी हाथ में नहीं है। एनओसी नहीं देंगे रक्षा मंत्री जी, तो मैं कैसे करूँगा उसको? हाँ जी। सर, न्यू लीकर पॉलिसी के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे सर? देखो, लीकर पॉलिसी का, इसके बारे में तो मुझे कहने का कुछ वो है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई ठेके नहीं है, हमारे यहाँ पे इन सब चीज़ों का कोई वास्ता नहीं है। तो इस विषय में मेरे कोई विचार नहीं है। सर, मैं आपका ना पर्सनल ओपिनियन जानना चाहूँगी कि अभी जैसे बीच में हमने देखा था कि 100 किलोमीटर की रेंज में ना शॉप्स ओपन हुई, लीकर शॉप्स, तो उसके बारे में आप पर्सनल अपना क्या ओपिनियन देना चाहेंगे कि उससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, या क्या हम लोगों को उसके डिमेरिट्स फेस करने पड़ते हैं सर? देखिए, जो चीज़ से मेरा ताल्लुक ही नहीं है, यहाँ पे वो है ही नहीं, तो उसके बारे में मेरे विचार देना भी ठीक नहीं है। तो इस चीज़ से तो मेरा कोई वास्ता नहीं है, न हमारे यहाँ पे हैं ये सब चीज़ें। सर, आपको ना हम एक ये जानना चाहेंगे कि आपको एनुअली कितना बजट प्रोवाइड होता है सर, आपके सारे कार्य करने का? 4 करोड़ रुपए मिलते हैं।
ओके। और जो शुरू का कोरोना साल था उसमें मिला नहीं था, अभी 4 करोड़ रुपए हमें सालाना मिलते हैं तो सर MLA ये फंड सफिशिएंट होते हैं आपको सारे कार्य करने के लिए? फंड। नहीं, सफिशिएंट तो नहीं होते, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं उनको पूरी करने का काम तो हो ही जाता है। सर जो मोमेंट था जब कोरोना पीरियड आया था, उस टाइम में गरीब लोग मतलब कि जो फैमिलीज़ में डेथ हुई सर, तो उन फैमिलीज़ को ये एक वो किया गया था कि उनकी फैमिलीज़ को ना कंपनसेशन दिया जाएगा। तो क्या उनकी फैमिलीज़ को कंपनसेशन प्रोवाइड हुआ सर? देखिए, कोरोना का जो काल था, हम्म। इलेक्शन तभी खत्म हुए थे, फरवरी में इलेक्शन हुए थे, हाँ मार्च जी। में कोरोना लग गया था 2020 में। मैं खुद घर घर जाके, इलाके इलाके जाके मैंने करीब करीब 45-46 लाख रुपए का राशन बांटा है। हम्म। और दिल्ली सरकार ने जगह जगह पे यहाँ पे भोजन की व्यवस्था कर रखी थी। हम्म। हमने कई NGO से मिलके उनकी मदद करने की कोशिश की। जब वहाँ पे भारी समस्या थी, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, तो हमने 20 लाख रुपए के मोबाइल टैबलेट का प्रबंध किया, और मोबाइल टैबलेट जो है गरीब बच्चों को बांटे ताकि अपनी पढ़ाई कर सकें। 2 बार मुझे कोरोना हुआ, घूमते पब्लिक डीलिंग के समय। मेरा ऑफिस हमेशा खुला रहा, कभी ऑफिस बंद नहीं हुआ। और जिसका भी फ़ोन आया, यहाँ पे एक सरदार पटेल, आपने देखा होगा एयरपोर्ट के पास कोरोना का हॉस्पिटल बनाया था, कोविड हॉस्पिटल, तो उसमें हमने बहुत से लोगों को भर्ती करा। पूरी दिल्ली से लोग आते थे, बड़े बड़े लोग आते थे, फ़ोन करते थे, भाई साहब यहाँ पे एडमिट करा दो। तो हमने खूब उनको एडमिट कराया, खूब लोगों की सेवा की। और दिल्ली सरकार फिर पॉलिसी लेके आई भी जो कोरोना वॉरियर जिनकी डेथ हुई है या कोरोना में काम करते समय डेथ हुई है, तो उनको कंपनसेशन दिया जाए। तो सरकार ने कंपनसेशन दिया। जो हमने यहाँ से एप्लीकेशन जो भेजी, वो उनमें काम किया और सबको कंपनसेशन मिला। हालांकि यहाँ पे पॉपुलेशन उस प्रकार की कम है, सिविल पॉपुलेशन, लेकिन फिर भी जो लोग थे, खुद मुख्यमंत्री जी ने आके 1 करोड़ रुपए दिया। एक टीचर है यहाँ पे नारायणा CB में, उनको दे के आए। बहुत लोगों की मदद करी सरकार, दिल्ली सरकार ने। सर आप यहाँ की जो आम पब्लिक है तो उनके लिए जो भी कार्य करते हैं, जैसे आपने बताया कि उनकी फैमिलीज़ को कंपनसेशन दिया गया, या फिर एजुकेशन के क्षेत्र में आपने जो भी कार्य किए, मोहल्ला क्लिनिक्स एस्टैब्लिश किए, तो आप जो यहाँ की पब्लिक के लिए कार्य करते हैं, आप उसको क्रॉस वेरीफाई किस तरह से, किन टर्म्स में उनको क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि जो कार्य आप उनके लिए कर रहे हैं या जो बेनिफिट्स आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं वो उन तक पहुँच पा रहे हैं सर? देखिए, जो हम काम कर रहे हैं हम वो काम करते हैं कि जो लोग डिमांड करते हैं, पहले उनसे पूछते हैं। वो अपने चिट्ठी देते हैं या RWA लेटर देती है, या फिर लोगों के बीच जाते हैं तो समस्याएं बताते हैं। अभी भी मैं एक झुग्गी में घूम के आया हूँ, संजय कैम्प में। जी। गली गली जाके आप देख भी रहे होगे कि मेरे फेसबुक पे देखना कि हर जगह जा जाके पूछ रहा हूँ भाई क्या चाहिए, क्या चाहिए। फिर वो लोग बताते हैं जी यहाँ पे ये चीज़ की कमी है, यहाँ पे ये चीज़ की कमी है, ये अच्छा हो गया, ये ख़राब हो गई। तो हम उस चीज़ को एसेस करके और उस चीज़ पे काम करके उसको काम कराने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली कैंट विधानसभा में पिछले 3 वर्ष में जितने काम मैंने करे हैं, पिछले काफ़ी लोग आए हैं विधायक के रूप में, तो उनका काम देख लो, मेरा काम देख लो। तो मैं घूमता रहता हूँ। मैं सुबह 9 बजे ऑफिस में आता हूँ और रात को समझ लो कि 11 बजे तक मैं यहीं रहता हूँ, करीब करीब अपने क्षेत्र में घूम लिया, अपने काम कर लिया। ग्राउंड पे रहते हैं हम, तो लोग मिलते रहते हैं, लोग बताते रहते हैं, तो सबसे मिलना जुलना होता है, तो बता देते हैं कि क्या फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्या चाहिए उनको, अकॉर्डिंगली वी वर्क। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे आप दिल्ली कैंट एरिया में हैं सर MLA, तो वैसे तो यहाँ का एरिया बहुत ही एस्टैब्लिश है सर। यहाँ पे ऐसा कोई उतना पॉवर्टी लेवल नहीं है सर कि जैसे स्लम एरियाज़ के बच्चे होते हैं जो कि पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं, बट उनके लिए प्रॉपर वो नहीं है सर, सोर्स नहीं है। तो लेकिन आप बीइंग MLA सर, आपने अपने एरिया में एजुकेशन के क्षेत्र में क्या क्या विकास किया है सर? स्लम के बच्चों के लिए हमने पोर्टा केबिन बनवाए हैं, और वहाँ पे सत्यार्थी जी की NGO को दिए हैं पोर्टा केबिन। संजय कैम्प में, विवेकानंद कैम्प में भी मंदिर के पास पोर्टा केबिन बच्चों को पढ़ाने के लिए। और यहाँ पे हमने सरदा पथ बनवाए हैं गिरी प्लेस में। काफ़ी NGO हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, और उनको मोटिवेट भी करता हूँ, और वो समय समय मेरे पास आते भी हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, कुछ जगह पर लाइट की बड़ी समस्या है, तो उनके लिए भी मैंने कहा कि भाई वहाँ पोर्टा केबिन बना दें, बिजली की ऐसी व्यवस्था कर दें खाली उनमें, ताकि बच्चे पढ़ाई कर सकें। यहाँ पे इस क्षेत्र में स्कूल, काफ़ी स्कूल हैं, आपको हर मोड पर स्कूल मिल जाएगा। यहीं पे
इस घर से 100 मीटर पे जाओगे ना, हाँ जी। तो 2 स्कूल है, 3 स्कूल है। सरदार पटेल छावनी परिषद का, उसके आगे कृपा स्कूल, उसके आगे सिल्वर ओक स्कूल, मेरे घर के पीछे एक स्कूल है डीएवी स्कूल। थोड़ा सा आगे जाओगे तो वहाँ पे एक मंदिर स्कूल है, एक गुरुद्वारा स्कूल है जी। हैं। और उस रोड पे जाओगे, परेड रोड पे जाओगे तो माउंट सेंट मैरी है, आपका लोरेटो है, उसके आगे छावनी परिषद का है। उससे 200 मीटर पे जाओगे तो केंद्रीय विद्यालय है। तो स्कूलों की यहाँ पे इस गोपीनाथ के सर्कल के पास जाओगे तो वहाँ पे छावनी परिषद का स्कूल है, नांगल में स्कूल है, झरेड़ा में स्कूल है, आपके उरी इंक्लेव में स्कूल है, मेहराम नगर गाँव में 2 स्कूल हैं, अब तीसरा बन रहा है स्कूल ऑफ स्पेशल एक्सीलेंस। तो स्कूल बहुत है यहाँ पे, स्कूल की दिक्कत नहीं है, अच्छे स्कूल है स्टैंडर्ड के। मतलब ये है कि पर आपने स्कूलों की बिल्डिंग को नया भी बनवाया है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे शिक्षा का भाव नहीं है सर। शिक्षा करने वाले बच्चों को एडमिशन की दिक्कत नहीं है। शिक्षा जो मतलब कि पढ़ना चाहते हैं बच्चे, उनके लिए शिक्षा के लिए एयरफोर्स का बाल भारती है, मॉडल लाइन में अलग से स्कूल है। हाँ जी। तो यहाँ पे बाहर से भी लोग आते हैं, काफी बाहर से ही ज्यादा आते हैं। सर यहाँ अच्छा, 2 स्कूल यहाँ पे हैं दिल्ली सरकार के, कन्या स्कूल अलग है और बाल विद्यालय अलग है, और दोनों +2 तक के सर हैं। अगर आज के टाइम को हम पहले के टाइम से कंपैरिजन करें तो पहले पेरेंट्स ना, इवन आज के टाइम में भी पेरेंट्स अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने से ज़्यादा जो प्रेफरेंस देते हैं वो प्राइवेट स्कूल्स को देते हैं सर। क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सर, एजुकेशन लेवल गवर्नमेंट स्कूल के कंपैरिजन में काफ़ी डिफरेंट होता है सर। तो आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल का आज के डेट में जो एजुकेशन का लेवल है वो किस तरह से अप हुआ है सर? दिल्ली सरकार ने यहाँ पे दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र में सारे स्कूलों की बिल्डिंग नई बना दी और बहुत ही बेहतरीन उनको इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं दे रहे हैं। टीचर्स बड़े अच्छे हैं यहाँ के, खासकर जो महिलाएं जिनमें प्रिंसिपल है वो तो बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पे आर्मी स्कूल भी बहुत अच्छे हैं, केंद्रीय विद्यालय भी बहुत अच्छे हैं, छावनी स्कूल बोर्ड के स्कूल भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे मेन ये है कि जो दिल्ली सरकार की स्कूलों की पुरानी बिल्डिंगें थी 60-60 साल पुरानी, वो तोड़ के हमने नई बनाई हैं और बहुत ही बेहतरीन बनाई हैं। खुद शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी आए कई बार, और पहले पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर श्री सत्येंद्र जैन जी भी आए, अभी भी आ रहे हैं, काम चल रहा है स्कूल बिल्डिंगों पे। तो दिल्ली सरकार के स्कूल भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, उनसे बेटर हो रहे हैं। तो सर इस जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें जो रिजल्ट्स का परसेंटेज होता है अच्छा, 100% है सभी का हमारे यहाँ पे। 100% है। ओके सर, अब हम अगर बात करें कि सर एजुकेशन के लिए स्कूल्स की कमी नहीं है सर। स्कूल्स, यहाँ तो है नहीं एटलीस्ट। नंबर्स ऑफ स्कूल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं सर, टीचर्स अवेलेबल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है सर। उसके बाद आपने बताया कि 100% रिजल्ट भी है सर। तो मतलब कि हम भी ऐसा समझते हैं कि जो बच्चा पास होकर निकलेगा वो एक अच्छी एजुकेशन के साथ निकलेगा सर। लेकिन जब बच्चा इतनी अच्छी एजुकेशन से पास आउट होकर निकल रहा है स्कूल से और हायर एजुकेशन भी कर रहा है सर, तो सर उसको क्या रीज़न है सर कि जॉब नहीं मिल पा रही है सर? आज के डेट पे अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है सर। देखिए, दिल्ली की जो सरकार है, दिल्ली सरकार के स्कूलों में एंटरप्रेन्योरशिप क्लास शुरू कर रखी हैं, स्किल डेवलपमेंट की क्लास शुरू कर रखी हैं। ऐसी तरीके से वो बच्चे आज अपना स्किल दिखा रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो अभी दिल्ली सरकार ने जो काम शुरू करे हैं, आने वाले समय में वो खुद अपना काम ढूंढेंगे और खुद उद्योग स्थापित करेंगे, स्टार्टअप शुरू करेंगे। क्योंकि जो एजुकेशन हमारे देश की है वो पुराने हिसाब किताब से है। उनको जो स्किल समय के अनुसार जो चाहिए, ताकि वो अपना रोजगार के लिए सिर्फ सरकारी नौकरियों को न देखें, खुद अपना काम धंधा शुरू करके अपना रोजगार कमा सकें, ऐसे स्किल डेवलप स्कूल से ही हो सकती है, जो दिल्ली सरकार कर रही है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम ये स्कूलों में लागू हो रखे हैं। इन्हीं को देख के बाकी जो स्कूल हैं उनमें भी ये चीज़ें शुरू कर हुई हैं। सर अभी ना एक जो रोजगार बजट पास हुआ 75,800 CR का सर, तो सर कितने % लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ सर? रोजगार बजट में जो हमारे बाजार थे उनका
नवीनीकरण करना था और नए जो उद्योग स्थापित करने थे, जगह स्थापित करनी थी ताकि लोग अपने काम धंधे शुरू कर सकें। फिर मैं कहूँगा कि दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र तो प्योर ही गवर्नमेंट का है सारा का सारा। यहाँ पे इवन प्राइवेट लैंड भी नहीं है किसी की। तो यहाँ पे उस चीज़ का जवाब देना मेरे हिसाब से ठीक नहीं, क्योंकि सारे ही रोजगार पे, सारे फौजी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं ज़्यादातर, तो ये तो खुद ही रोजगार पे ही है ना। तो इनका तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। अदरवाइज़ दिल्ली सरकार ने जो बजट किया था अच्छी सोच के साथ किया था। आज ही मैं पेपर में पढ़ रहा था कि वो LG हर चीज़ में रोड़ा अटकाए हुए, नहीं तो 10 लाख लोगों को नौकरियां देने का वादा था और वो हो भी रहा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के माननीय शिक्षा मंत्री दिन रात मेहनत करके युवाओं को रोजगार देने के लिए वचनबद्ध हैं और प्रयत्न कर रहे हैं। सर ये तो बात हुई हमारी एजुकेशन से रिलेटेड, कुछ पेंशन से रिलेटेड हमने आपसे बातचीत करी, फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट को लेके सर सर अभी हम इलेक्शंस की अगर बात करें, अभी 4 दिसंबर 2022 को जो इलेक्शंस हुए हैं सर, उसमें आम आदमी पार्टी जो है वो जीती है सर। तो उसमें आप कुछ इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे कि क्या रीज़न रहा कि बीजेपी को उतनी सीट्स नहीं मिल पाई या कांग्रेस को जितनी आम आदमी पार्टी को मिली। तो आम आदमी पार्टी ने ऐसी क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करी हैं जो कि आज की डेट में जो पब्लिक है वो आम आदमी पार्टी को वोट देना ज़्यादा प्रेफर करती है सर? आम आदमी पार्टी आम आदमी के ज़रूरत के हिसाब से काम करती है, एक, उनको राहत देने का काम करती है, 2, और सच्चे दिल से मानवता की सोच के साथ लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है। डायरेक्ट हर परिवार को 5 से 10 हज़ार रुपये का डायरेक्ट फ़ायदा हो रहा है और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया है। नए स्कूलों की शिक्षा बढ़िया करी है, आपके स्वास्थ्य की सुविधाएं दी हैं, बिजली की 24 घंटे बिजली, मुफ्त बिजली दी है, महिलाओं का किराया भी आप देखो माफ़ है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रही है। तो आम आदमी को जो रोज़ाना उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो काम आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। लोगों के मन में यही है कि जो लोग अच्छा काम करते हैं, हर आदमी चाहता है कि जो अच्छा काम करे उसको ही आगे आना चाहिए। जो दूसरी पार्टियां हैं वो भ्रष्टाचार का अड्डा है, नेतागिरी। आप देखो हमारे जैसे लोग सारा दिन गलियों में घूमना, ये करना, पहले भी का सिस्टम देख लो आप। जो बीजेपी कांग्रेस के जो MLA होते थे उनसे मिलना ही मुश्किल होता था, हम तो बाहर बैठ जाते हैं, बाहर ही बैठे रहते हैं। तो जो सरकार का और जनता का जो फासला था वो कम हुआ है, लोगों को अपनत्व की भावना पैदा हुई है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों की रुचि है और लोगों का विश्वास है। माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के प्रति उनका प्यार है, जो आम आदमी पार्टी के लोग जीत रहे हैं। सर अभी तक ऐसे कौन से कार्य हैं जो कि आम आदमी पार्टी ने किए हैं कि हम ये कार्य करके देंगे, लेकिन अभी भी उनके ऊपर वो या तो प्रोसेस में है या फिर अभी नहीं हो पाए हैं? ऐसे कौन कौन से कार्य हैं सर? राशन की डोर स्टेप डिलीवरी, मुख्यमंत्री जी का सपना है कि जैसे राशन में भ्रष्टाचार होता है, राशन की दुकानों पे, पुरानी फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि लाला जी पर राशन खा जाता है, गरीबों का ये सब कर जाता है। तो डोर स्टेप डिलीवरी का जो काम है वो सबसे बेहतरीन काम होगा। जब आज देखो फ्लिपकार्ट, अमेजन घर घर पे आपका सामान पहुंचाते हैं फ़ोन से, तो राशन कार्ड धारकों को राशन उनके घर पे मिले, पूरा मिले, पैकेज्ड मिले, अच्छी क्वालिटी का मिले, तो सही मायने में राहत होगी। तो ये फाइल जो है काफ़ी दिनों से रुकी हुई है और पंजाब में लागू होगी, दिल्ली में भी अगर ये लागू हो तो काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी। ये बहुत बड़ा एक कार्य दिल्ली के लोगों के लिए होगा। पहले म्यूनसिपलिटी में दिक्कतें होती थी, MCD के लोग भी, क्योंकि NOC वगैरह काफ़ी चीज़ें होती और दिक्कत करते थे, पर अब MCD का मामला तो हमारे फेवर में ही है, तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। पर LG साहब को भी अगर थोड़ी समझ में आ जाए कि दिल्ली के लोगों को भलाई के कार्यों में बाधा ना पहुंचाए, तो दिल्ली काफ़ी अच्छा शहर बन सकता है, दिल्ली सुख सुविधा पूर्वक शहर बन सकता है। सर राहुल गांधी जी ने जो अभी भारत जोड़ो यात्रा करी, तो उसके बारे में आप अपना कुछ ओपिनियन देना चाहेंगे सर? आज का जो माहौल है वो माहौल तो सही मायने में ख़राब है। आपस में लड़ाने का माहौल, आपस में एक दूसरे के साथ भेदभाव, ये सारी चीज़ें देश में नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र, संविधान की
के अनुरूप जो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी है उसका पालन होना चाहिए। भाईचारे का संदेश सभी लोग चाहते हैं देना, तो वो भी दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, सभी दे रहे हैं। अच्छी बात है। सर एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी जो 2024 और 2025 के इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उसमें आम आदमी पार्टी की क्या योजनाएं हैं सर? आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है जी। और राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्र हित के बारे में सोचती है, राष्ट्र के मुद्दों पर काम करेंगे, काम कर रहे हैं। विधायक जो दिल्ली के हिसाब से काम करेंगे, दिल्ली के बारे में सोचें। तो आने वाले समय में जो सीटें मजबूत हैं, जैसे मैं उड़ीसा का प्रभारी हूँ, जो जो क्षेत्र मजबूत है, अच्छा संगठन है, वहाँ पे पार्टी चुनाव लड़ने का निर्णय ले रही है। बट वो हमारे मुख्यमंत्री जी को और हमारे जो शीर्ष टीम है उसको सोचना है क्या करना है। राष्ट्रीय पार्टी का काम है राष्ट्रीय मुद्दों को, लोगों को, खासकर आजकल 3-4 मुद्दे हैं। किसानों की दिक्कत है, किसानों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। इन सब पे काम करेंगे, सबको ठीक करने का काम करेंगे, यही मुद्दे रहेंगे। सर आप पब्लिक को कोई अपनी साइड से मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं पब्लिक को एक ही बात कहना चाहूँगा कि भाईचारे और प्रेम के साथ रहें। किसी भी प्रकार के, किसी के भी बहकावे में ना आए। अपने विवेक से, बुद्धि से अपने क्षेत्र का, अपने समाज का, अपने लोगों का, देश का विकास करने की सोचें और एक दूसरे से हर वार त्योहार में, हर खुशी में, गम में मिलजुल कर प्रेम भाव से रहें। यही मेरा संदेश है। सर आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू।